तो साल 1945 में पहले भयानक इस्तेमाल के बाद से ही परमाणु हथियार दुनिया भर में डर और चिंता का प्रमुख कारण रहे। हमारे विश्व नेता लगभग एक सदी से ये बात जानते हैं कि मॉडर्न वारफेयर में तबाही का दूसरा नाम है न्यूक्लियर बम, जो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये सिर्फ दो देशों के बीच भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो भी पूरी दुनिया में मानवता का अस्तित्व मिट जाएगा। ब्लास्ट होने पर सूर्य से भी 6 गुना ज्यादा गर्मी और एनर्जी रिलीज करने वाली ये बम एक ही झटके में लाखों इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और बड़ी से बड़ी इमारतें ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। वहीं ब्लास्ट के बाद सालों तक फैला रेडिएशन कैंसर और दूसरी बीमारियों से करोड़ों लोगों की जान ले लेता है। मगर फिर भी ताकत की लालच और जरूरत में हम इंसानों ने इस विध्वंसक शक्ति को खुलकर बढ़ावा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है? दुनिया का सबसे बड़ा और जानलेवा परमाणु हथियार कौन सा था, जिसका इस्तेमाल करने से पहले बनाने वाले वैज्ञानिक की ही रूह कांप उठी थी? आज हम जानेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का वो रहस्यमयी सच जिसे दुनिया भर के देश आम नागरिकों से छिपा कर रखते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने की कहानी शुरू होती है साल 1938 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की कगार पर थी। हिटलर ने दुनिया को कब्जे में करने के लिए अपनी कमर कस ली थी और जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न बर्लिन की एक लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत चीज की खोज की जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। साइंटिस्ट हान ने देखा कि जब हम एक एटम के स्ट्रक्चर को अलग करते हैं, यानी उसका विखंडन करते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कंट्रोल करना फिलहाल तो इम्पॉसिबल है। जब उनके इस एक्सपेरिमेंट की खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तक पहुंची तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि वो जानते थे कि जर्मन्स इस एनर्जी का इस्तेमाल एक सुपर वेपन बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि उस वक्त एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी में जर्मनी दुनिया में सबसे आगे था। हिटलर की नाजी सेना ऐसे हथियार इस्तेमाल करती थी जो अमेरिका ने कभी देखे तक नहीं थे। ऐसे में रूजवेल्ट ने वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और साल 1941 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसकी कमान सौंपी गई जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को, जिन्होंने करीब 4 सालों तक न्यूक्लियर बम पर काम किया और दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाकर तैयार किया, जिसके ताकत का अंदाजा उस वक्त अमेरिका को भी नहीं था। मगर उन्होंने हिम्मत करके 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट नाम से दुनिया के पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया। तभी उन्होंने ब्लास्ट का बटन दबाते ही गीता के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। फिर जो विस्फोट हुआ उससे अमेरिका के वैज्ञानिकों की रूह कांप गई और अमेरिका की सेना तक को ये झकझोर चुकी थी। मैक्सिको में जिस जगह पर यह बम गिराया गया था वहां भयंकर विनाश हुआ और रेडिएशन आज तक फैला हुआ है। मगर दुनिया को इस बम की असली ताकत का अंदाजा लगा अगस्त 1945 में। साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तानाशाह हिटलर को देश जर्मनी, इटली और जापान की तिगड़ी यानी एक्स पावर ने ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलाइज पावर्स को कमजोर कर दिया था और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग जीत ही रहे थे। लेकिन 30 अप्रैल के दिन हिटलर अचानक से गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। मगर जापान अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, अमेरिका कमजोर। मगर फिर आती है 6 अगस्त 1945 की सुबह। जापान के हिरोशिमा शहर में खुशनुमा माहौल था। लोग अपने अपने काम के लिए निकले थे, बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। इस बीच कुछ लोगों को विमान की गरजती हुई आवाज सुनाई दी और ऊपर देखने पर ठीक 8:15 पर अमेरिकी विमान से कुछ नीचे गिरता है। दूर से छोटी सी दिखने वाली ये चीज करीब 43 सेकंड तक गिरती रहती है और जमीन से कुछ फीट ऊपर अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। अपने जीवन के आखिरी पलों में लोगों को एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, मानो जापान की धरती पर दूसरे सूर्य का उदय हुआ। लेकिन पलक झपकते ही 78,000 लोगों को मौत आ जाती है। 3 दिन बाद 9 अगस्त की रात 2:47 पर ऐसा ही एक धमाका होता है नागासाकी शहर में और 60,000 बेकसूर मौत के घाट उतर जाते हैं।
वहीं इन दोनों शहरों में जो लोग जिंदा बच पाए थे, उन्हें रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया, कैंसर और कई जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिससे साल 1945 के अंत तक कुल 2,46,000 लोग मारे जाते हैं और इस विनाशकारी हथियार की ताकत देख जापान सरेंडर कर देता है, जिसके बाद इस विनाशकारी ताकत को लेकर अमेरिका की चाहत और बढ़ जाती है और वो न्यूक्लियर बम का ही एक ऐसा रूप बना लेता है जो एक शहर नहीं पूरा देश मिटा सके। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बम की। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने आईवे माइक नाम से दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और इसने जो तबाही मचाई, उसने विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। एक सामान्य एटॉमिक बम अपने चारों ओर 1.5 किलोमीटर तक आग का गोला बनाता है, लेकिन आईवी माइक ने 16 किलोमीटर तक तबाही फैलाई और करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा की, जो हमारे सूरज की कोर से भी 7 गुना ज्यादा गर्म है। यानी अगर ऐसा बम किसी देश के ऊपर फटता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या होगा। वो देश एक लाशों का कब्रिस्तान बन जाएगा, जिसके 2 साल बाद अमेरिका ने 15 मेगा टन यानी हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलो टन के लिटिल बॉय बम से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बम बनाया। यही वो पल था जब रूस को एहसास हुआ जब न्यूक्लियर रेस में पिछड़ना खुद को मिटाने जैसा है। फिर आता है इतिहास का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार जार बॉम्ब, जो सिर्फ एक न्यूक्लियर बम नहीं बल्कि इंसानियत के विनाश का प्रतीक था। इस हाइड्रोजन बम की ओरिजिनल कैपेसिटी थी 100 मेगाटन, लेकिन इसे इतना खतरनाक माना गया कि खुद रूसी वैज्ञानिकों ने डर के मारे इसकी ताकत आधा करके 50 मेगाटन कर दी। मगर तब भी यह बम हिरोशिमा में गिराए गए बम से 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 30 अक्टूबर 1961 आर्कटिक महासागर के वीरान मित्सुखा बे आइलैंड के ऊपर एक रूसी फाइटर जेट जार बॉम्ब को लेकर गया। इतनी ऊंचाई पर छोड़ा गया कि जेट वहां से भागने में सफल हो जाए। जैसे ही बम 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटा, आसमान में उठा 60 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड, जिसकी रोशनी को हजारों किलोमीटर दूर से देखा गया। उसकी शॉक वेव 1000 किलोमीटर तक फैली और विस्फोट से पैदा हुई आवाज और कंपन 4000 किलोमीटर दूर तक रिकॉर्ड की गई। उस दिन पृथ्वी कुछ पल के लिए कांप उठी। इतना ही नहीं, इस बम के कारण मीलों दूर तक पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। कई गांवों में घरों की खिड़कियां टूट गई थीं। इस बम की ताकत हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए दोनों बमों की मिलाकर जितनी ताकत थी, उससे भी 16 गुना ज्यादा थी। जार बॉम्ब का असर ऐसा था कि रूस ने खुद इसे कभी फिर दोबारा बनाने की हिम्मत नहीं की। आज भी यह बम दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियार माना जाता है, जो रूस की किसी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में पड़ा है। और खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसी परिस्थिति बने जिसमें हमें जार बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन ये न्यूक्लियर बम बनते कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम एटम यानी परमाणु कहते हैं। हर एटम के अंदर होता है एक केंद्र, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, जबकि न्यूट्रॉन पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, यानी 0 चार्ज। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 पॉजिटिव प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, 2 नेगेटिव न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब न्यूक्लियस में कई पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भागते? तो इसका जवाब एक बेहद ताकतवर फोर्स, जिसे न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं, वो इन सभी कणों को जोड़े रखता है। लेकिन यही न्यूक्लियर फोर्स अगर एक बार टूट जाए तो जितनी ताकत उसे बांधे रखने में लगती है, वो सारी एनर्जी अचानक बाहर निकलती है। और यही होता है जब एक एटम टूटता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जब एक भारी एटम 2 या अधिक छोटे एटम्स में टूटता है और साथ में निकलती है भीषण ऊर्जा और रेडियो एक्टिव किरणें। यही तकनीक परमाणु बम की असली नींव है। यानी एक एटम को कई टुकड़ों में तोड़ने से न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होता है। अब
आप सोच रहे होंगे कि कौन से तत्व इस फिशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसका जवाब है यूरेनियम 235 और कभी कभी प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसे तोड़ना आसान होता है। एक परमाणु बम में केवल 1 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस 1 किलो में होते हैं लाखों करोड़ों एटम्स, और जब इन पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो हर एटम टूटता है और फिर नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो अगला एटम तोड़ते हैं, और ये चेन रिएक्शन पल भर में पूरे बम को जला डालता है, जिससे इतना बड़ा विस्फोट होता है कि पलक झपकते ही पूरा शहर जलकर राख हो जाए। लेकिन इतना आगे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियर बम बनता कैसे है। तो न्यूक्लियर बम में फ्यूजन और फिशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए खास धातु का मेटल शेल बनाया जाता है, जिसमें एक ओर यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है और दूसरी ओर न्यूट्रॉन छोड़ने वाला पदार्थ। इस बम को फोड़ने के लिए सबसे पहले बाहर लगे एक छोटे से केमिकल एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट किया जाता है। यह विस्फोट न्यूट्रॉन रिलीज करता है जो यूरेनियम एटम्स को तोड़ना शुरू कर देता है। हर टूटे एटम से एनर्जी और भी न्यूट्रॉन निकलते हैं जो और एटम्स को तोड़ते हैं, और यह प्रक्रिया सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरी बम को एक्टिवेट कर देती है। इस फिशन रिएक्शन पैदा होती है और 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, यानी सूरज के केंद्र से भी 6 गुना ज्यादा हीट, जिससे बम का बाहरी ढांचा पल भर में उड़ जाता है। फिर होता है धमाका। एक विशाल आग का गोला आसमान की तरफ उठता है जो मशरूम क्लाउड की शक्ल ले लेता है। शॉक वेव की गति इतनी तेज होती है कि वह आवाज की स्पीड से भी तेज फैलती है और जमीन हिलने लगती है जैसे कोई भूकंप आया। धमाके के ठीक केंद्र पर इंसान, जानवर, पेड़, इमारतें सब कुछ भाप बन जाते हैं। 2 से 5 किलोमीटर तक कोई भी जीवित चीज नहीं बचती। इसके बाद शुरू होता है रेडिएशन का आतंक, जो हवा के जरिए फैलता है, मिट्टी में बस जाता है और आने वाली पीढ़ियों तक कैंसर, जन्मदोष, मानसिक विकृति जैसे रोग फैलाता है। हिरोशिमा में गिरे बम की ताकत 15,000 टन TNT के बराबर थी। उसने पूरा शहर मिटा दिया था। अब सोचिए, आज के मॉडर्न एटॉमिक बम उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए परमाणु बम को केवल एक हथियार नहीं बल्कि विनाश का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ता, ये सभ्यताओं को खत्म कर देता है। और अगर भविष्य में किसी दिन न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो वो सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, वो पूरी दुनिया को अपने साथ खींच ले जाएगी। और तब जो बचेगा वो होगा सन्नाटा। मगर फिर भी ईरान से लेकर सऊदी अरब और यूरोपियन देशों समेत दर्जनों देश अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन देशों का डर है जिनके पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दोस्तों, क्या न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर हमने खुद भविष्य में इंसानियत के अंत का चैप्टर लिख दिया है, या न्यूक्लियर पावर होने से देश की सेफ्टी बढ़ती है? और क्या भारत और भी न्यूक्लियर एडवांसमेंट करना चाहिए उसे? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इजी लैंग्वेज में समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।